नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट पिछले कई एग्जामों में, रेलवे के पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं ये वाले क्वेश्चन, और बेहतरीन ऑप्शन कि प्रत्येक ऑप्शन की हम व्याख्या सहित समझेंगे इनको। तो आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? श्रवण बेलगोला कहां पर स्थित है? ये जो श्रवण बेलगोला है ये जगह का नाम है। ये पड़ता है ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी कर्नाटक। ये जो श्रवण बेलगोला स्थान है ये जैन धर्म का एक पवित्र स्थल माना जाता है। जैन धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है श्रवण बेलगोला। ये मैसूर जिला कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। मैसूर जिला कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक राज्य में। श्रवण बेलगोला जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और संथारा विधि या जिसे हम सलेखना विधि भी कहते हैं, सलेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने मोक्ष प्राप्त कर लिया था या मृत्यु प्राप्त कर लिया था। संथारा विधि का मतलब क्या होता है? संथारा विधि का मतलब होता है सर उपवास द्वारा मोक्ष प्राप्त करना, उपवास द्वारा मोक्ष या मृत्यु प्राप्त करना। संथारा विधि का मतलब है उपवास द्वारा मोक्ष या मृत्यु प्राप्त करना। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्य समाज के संस्थापक, उन्होंने श्रवण बेलगोला के अंदर अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था और संथारा विधि द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ये जैन का एक पवित्र स्थल माना जाता है। मैसूर जिला कर्नाटक में स्थित है। यह श्रवण जो ये बेलगोला ये चंद्रगिरी और विंध्यागिरी की पहाड़ियों के मध्य है। विंध्यागिरी की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी और विंध्यागिरी की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यहां एक मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति। गोमतेश्वर की मूर्ति है। श्रवण बेलगोला यहां गोमतेश्वर जिसे हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, गोमतेश्वर की मूर्ति है जिसकी स्थापना 1983 में मानी जाती है और इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है, हाइट, वो लगभग 57 फीट इसकी हाइट मानी जाती है। ये गोमतेश्वर बाहुबली कौन था? ये जो जैन के प्रथम तीर्थ करते ऋषभ देव जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, आदिनाथ का पुत्र था ये बाहुबली। जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, ऋषभ देव आदिनाथ का पुत्र था और स्थापना इसकी 1983 ईस्वी में मानी जाती है। 57 फीट इसकी ऊंचाई मानी जाती है। और ये जो श्रवण बेलगोला ये कर्नाटक के मैसूर राज्य में पड़ता है। यहां पर एक महामस्तक अभिषेक का आयोजन होता था। महामस्तक अभिषेक का आयोजन होता था। ये एक महोत्सव होता था, महामस्तक अभिषेक। ये एक महोत्सव होता था
जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में, प्रत्येक 12वें वर्ष के अंतराल में होता था। प्रत्येक 12वें वर्ष के अंतराल में होता था। पिछली बार कब हुआ था? पिछली बार हुआ था ये 2018 में। अब 12 साल बाद अब 2030 में प्रस्तावित होगा, ये 2030 में प्रस्तावित होगा महामस्तक अभिषेक। तो ये श्रवण बेलगोला जैन धर्म का एक पवित्र स्थल माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगेकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया? ये जो गंगेकोंडा मंदिर है, चोलापुरम कहां पड़ता है? चोलापुरम पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु में स्थित इसे हम वृद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं, वृद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण चोलपुरम गंगेकोंडा का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। ये एक चोल वंश के महान शासक हुआ करते थे, राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम ये चोलों के महान शासक हुआ करते थे और चोलपुरम तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। गंगेकोंडा इसे वृद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया? दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया? जयपुर के जय सिंह प्रथम, राम सिंह प्रथम, जयपुर के जय सिंह द्वितीय और बिशन सिंह। तो जो जंतर मंतर है इसकी कुल 5 खंडपीठ है। कुल 5 जगह पर जंतर मंतर स्थित है। पहला हो गया दिल्ली, दूसरा हो गया जयपुर, जयपुर राजस्थान, तीसरा हो गया उज्जैन, चौथा हो गया मथुरा और 5वां हो गया वाराणसी। वाराणसी। इन 5 जगह पर जंतर मंतर स्थित है। जो ये दिल्ली वाला है इसे 1724 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। सॉरी इसका निर्माण 1724 में हुआ था दिल्ली वाले का। 1724 में तो यूनेस्को की स्थापना नहीं हुई थी। 1724 में इसका निर्माण किया गया था। वर्तमान में जो दिल्ली वाला जंतर मंतर है इसमें खगोलीय वेधशाला स्थित है। खगोलीय क्वेश्चन आ सकता है, खगोलीय वेधशाला कौन से जंतर मंतर में स्थित है? खगोलीय वेधशाला वर्तमान में दिल्ली में स्थित है, दिल्ली के जंतर मंतर में। इसका निर्माण किसने कराया? इन 5 जंतर मंतर का निर्माण का जो श्रेय जाता है वो जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय को जाता है। जय सिंह द्वितीय को माना जाता है। जयपुर के महाराजा थे जय सिंह, उन्हें श्रेय जाता है इन 5 के जंतर मंतर के निर्माण में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? पंचायत शैली ये एक मंदिर निर्माण वास्तुकला की शैली मानी जाती है। प्रमुख शैलियां जो है वास्तुकला की वो नागर शैली, दूसरी हो गई वेसर शैली, तीसरी हो गई द्रविड़ शैली। ये 3 प्रमुख मंदिर निर्माण की वास्तुकला की शैलियां मानी जाती है। नागर शैली का जो उपयोग उत्तर भारत में सर्वाधिक मंदिरों में किया जाता है और द्रविड़ शैली का उपयोग दक्षिण भारत में सर्वाधिक मंदिरों में
द्रविड़ शैली का प्रयोग किया जाता है, और एक मिश्रित शैली है जिसका नाम है वेसर शैली। ये जो नागर शैली है इसी की भांति एक पंचायत शैली होती है। पंचायत शैली की जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि इसमें जो केंद्रीय मंदिर होता है, मुख्य मंदिर, उसके चारों ओर से 4 मंदिरों से ये घिरा हुआ होता है। ये इस पंचायत शैली की खासियत होती है। एक बीच में केंद्रीय मंदिर होता है, उसके चारों ओर से छोटे छोटे 4 अलग अलग मंदिरों से घिरा हुआ होता है। इसी को हम पंचायतन शैली कहते हैं। पंचायतन शैली में जो निर्मित कुछ एग्जाम्पल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला हो गया जो खजुराहो मंदिर है एमपी के अंदर, वो पंचायत शैली में भी निर्मित है। ये छतरपुर क्षेत्र में पड़ता है खजुराहो मंदिर। ये जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है खजुराहो मंदिर। दूसरा हो गया लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर, ये लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में पड़ता है, सिरपुर छत्तीसगढ़ में, सिरपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तीसरा हो गया, तीसरे बात करते हैं हम, तीसरा लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहां पड़ता है? लिंगराज मंदिर पड़ता है सर उड़ीसा के अंदर। लिंगराज मंदिर ये पड़ता है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा। और एक मंदिर पड़ता है दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर। ये पंचायत शैली में निर्मित मंदिर हो गए प्रमुख। ये 2 दशावतार मंदिर है, ये ललितपुर यूपी में पड़ता है, ललितपुर यूपी में स्थित है। इस मंदिर की खासियत क्या है? ये शिखरयुक्त प्रथम मंदिर माना जाता है, शिखरयुक्त प्रथम मंदिर माना जाता है दशावतार मंदिर। इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु जी की मूर्ति लगी हुई है और शयन मुद्रा के अंदर है, सोते हुए दिखाए गए हैं, शयन मुद्रा में स्थित है। और यह गुप्तकालीन मंदिर है, दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर भी माना जाता है। तो जो पंचायतन शैली है इसमें केंद्रीय मंदिर होता है, उसके चारों ओर छोटे छोटे चारों ओर से 4 मंदिरों से घिरा हुआ होता है। इसी को हम पंचायतन शैली कहते हैं। नागर शैली की तरह इसकी जो डिजाइनिंग होती है, वास्तुकला होती है, वो नागर शैली की तरह होती है। और इसके जो प्रमुख एग्जाम्पल है पंचायतन शैली में कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ है, तो खजुराहो मंदिर एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है, यह खजुराहो मंदिर। दूसरा लक्ष्मण मंदिर सिरपुर छत्तीसगढ़ का, जिसे हम ईंटों का मंदिर भी कहते हैं, लक्ष्मण मंदिर को ईंटों का मंदिर भी कहते हैं, ईंटों का मंदिर भी कहते हैं। तीसरा हो गया लिंगराज मंदिर, यह भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। चौथा दशावतार मंदिर, यह ललितपुर यूपी में पड़ता है। कई एग्जामों में पूछा जाता है दशावतार मंदिर कहां पड़ता है, ललितपुर यूपी में पड़ता है। भगवान विष्णु जी की मूर्ति लगी हुई है और शयन मुद्रा के अंदर है, सोते गए दिखाए गए हैं। और शिखर युक्त प्रथम मंदिर माना जाता है इसे दशावतार मंदिर को। गुप्तकालीन मंदिर है ये। तो बात करते हैं मंदिर से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? महाबलीपुरम यह जगह पड़ती है तमिलनाडु में। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? समुद्र तट का निर्माण महाबलीपुरम में पल्लव शासकों ने किया था, पल्लव शासकों ने। पल्लव शासकों में किसने किया था? सर नरसिंह देव द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय है, ये पल्लव राजवंश के काफी शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। इनका जो कार्यकाल माना जाता है वो 695 ईस्वी से 720 ईस्वी के मध्य माना जाता है।
695 ईस्वी से 720 ईस्वी के मध्य माना जाता है। और जो कांचीपुरम इनकी राजधानी हुआ करती थी, कांचीपुरम तमिलनाडु, कांचीपुरम तमिलनाडु इनकी राजधानी हुआ करती थी। कांचीपुरम में कैलाशनाथ जो मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर, उसका निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण, कांचीपुरम में स्थित कैलाशनाथ मंदिर, कई एग्जामों में पूछा जाता है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? सत्यमेव जयते काफी शानदार क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में वर्णित है? पहला मुंडको उपनिषद, दूसरा छंदोग्यो उपनिषद, चौथा जबलोपनिषद, तीसरा कठोपनिषद। तो 4 उपनिषद दिए गए हैं। पहले बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद की संख्या मानी जाती है 108। जो मूल है इसमें से प्रमुख है उनकी संख्या मानी जाती है 12। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसके जो महत्वपूर्ण जो उपनिषद है, उपनिषद का अर्थ होता है वेदांग। वेदांग जो वेदों के अंत में लगते हैं, वेदांग। तो जो सत्यमेव जयते है हमारा, जो ये राष्ट्रीय वाक्य माना जाता है सत्यमेव जयते, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही जीत, सत्य की ही जीत। सत्य की ही जीत। और जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय वाक्य है, उसके अंदर ये देवनागरी लिपि के अंदर वर्णित है। देवनागरी लिपि में वर्णित है ये सत्यमेव जयते। और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय वाक्य का इसको दर्जा दिया गया था। इसका जो श्रेय जाता है राष्ट्रपटल पर लाने का श्रेय जाता है वो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जाता है। राष्ट्रपटल पर लाने का श्रेय मदन मोहन मालवीय जी द्वारा इसको राष्ट्रपटल पर लाने का श्रेय जाता है। बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट जो उपनिषद है उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक हो गया कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम व नचिकेता की वार्तालाप का वर्णन है। यम व नचिकेता की वार्तालाप का वर्णन है। और एक होता है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्धरंडकोपनिषद। वर्धरंडकोपनिषद इसमें यज्ञवल्क्य और वह गार्गी का संवाद के बारे में वर्णित है। ये वही गार्गी है, जो गार्गी पुरस्कार होता है ना, वही गार्गी है। यज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद के बारे में वर्णित है। ये सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्य की जीत इसका अर्थ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? जो दक्षिण भारतीय मंदिर है ये लगभग द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर होते हैं। और इनके जो प्रवेश द्वार होता है उन्हें हम
ऑप्शन ए गोपुरम के नाम से जानते हैं। गोपुरम, इनका जो मुख्य द्वार होता है, दक्षिण भारत के जो भी मंदिर है उनका जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है उनको हम गोपुरम के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल में, ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, किस वर्ष में हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी। ये जो हाइडेस्पेस है इसे हम जेलम या वितस्ता नदी का युद्ध भी कहते हैं। वितस्ता एक वैदिक शब्द माना जाता है, वैदिक जेलम का वैदिक नाम माना जाता है वितस्ता। हाइडेस्पेस बोल दो, चाहे जेलम बोल दो, चाहे वितस्ता बोल दो। वितस्ता या जेलम की लड़ाई मानी जाती है 626 ईस्वा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। किन किन के मध्य लड़ाई हुई थी? ये लड़ाई हुई थी मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था सिकंदर महान वर्सेस पोरस, जो भारतीय राजवंश का था। पोरस जिसे पुरु भी कहा जाता है, कई कई किताबों में पुरु भी लिखा हुआ है। पोरस सिकंदर महान वर्सेस पोरस के मध्य ये लड़ाई हुई थी। सिकंदर महान विजेता होता है और पोरस पराजित होता है इस लड़ाई में। अब बात करते हैं सिकंदर महान के बारे में। सिकंदर महान, ये जो सिकंदर महान है ये कहां का शासक था? ये एथेंस ग्रीस का शासक था। एथेंस ग्रीस का शासक माना जाता है। और मकदूनिया के जो राजकुमार है, मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र माना जाता है। फिलिप का पुत्र भारत पर कब आक्रमण किया था? तो भारत पर जो आगमन है इनका वो 326 बीसी या जिसे ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। जो ये बीसी है ये हमेशा विपरीत चलती थी। 325, 326, 325, 324 इस तरीके से ये चलती थी। और जो ईस्वी है, ईस्वी एसी एडी, ये हमेशा 326, 327 इस तरीके से चलती थी। तो ये 326 बीसी में आया था, भारत पर आक्रमण किया था इसने, सिकंदर महान ने। और वापस कब गया था? तो वापस गया था ये 325 में। वापसी 325 बीसी में। जेलम वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पेस का युद्ध पोरस और सिकंदर महान के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर महान ने विजय प्राप्त की थी। और इसी विजय के उपलक्ष्य में रावी और व्यास के संगम पर सिकंदर महान ने रावी और व्यास नदी के संगम पर 2 नगरों को बसाया था। 2 नगरों की स्थापना की थी। पहला नगर जिसे कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन, निकैया, इसे विजय का नगर नाम दिया गया। विजय का नगर। विजय का नगर। और दूसरा बुक्का फेला, ये सिकंदर महान के प्रिय घोड़े का नाम था। प्रिय घोड़े का नाम था। रावी और व्यास के संगम पर 2 नगरों की स्थापना की थी विजय के उपलक्ष्य में, निकैया और बुक्का फेला। निकैया जो विजय का नगर माना जाता है, बुक्का फेला इनके प्रिय घोड़े का नाम हुआ करता था। तो जो ये सिकंदर महान 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था, उस समय
भारत का शासक कौन था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। सिकंदर महान ने 326 बीसी में आक्रमण किया था। तो उस समय भारत का शासक कौन था? 326 बीसी में आक्रमण किया था। और मौर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो 323 बीसी में हुई थी। तो मौर्य समाज से पहले किस वंश का शासन था? तो मौर्य समाज से पहले नंद वंश का शासन था। नंद वंश। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। घनानंद। घनानंद के समय सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। कई एग्जामों में पूछा जाता है कि सिकंदर महान के समय, भारत आक्रमण के समय भारत का शासक कौन था? तो घनानंद। नंद वंश के शासक, अंतिम शासक घनानंद थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है? किस वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? मदुरै। ये जो मदुरै है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मदुरै तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो मदुरै में जो 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता हासिल की थी वो वंश था पांड्या वंश। मदुरै इनकी राजधानी हुआ करती थी। पांड्या वंश की राजधानी मदुरै हुआ करती थी। और मदुरै है ये वेंगई नदी के तट पर स्थित है। वेंगई नदी के तट पर स्थित है। इनकी राजधानी हुआ करती थी मदुरै। ये तमिलनाडु में स्थित है और वेंगई नदी के तट पर है। और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता हासिल की थी इस वंश ने सर्वाधिक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया था और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी? कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। कांचीपुरम सर पल्लवों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। पल्लवों की राजधानी थी। पल्लवों के महान शासक कौन हुआ करते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, ये इनके प्रमुख शासक थे। महेंद्र वर्मन थर्ड, ये इस वंश के प्रमुख शासक माने जाते हैं। कांचीपुरम ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इनकी पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी। 7वीं और 8वीं शताब्दी में बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। ये दक्षिण भारत का एक वंश माना जाता है। और कैलाशनाथ मंदिरों का निर्माण, जो कैलाशनाथ मंदिर है, कैलाश मंदिर का तो निर्माण राष्ट्रकूट राजा कर्षण फर्स्ट ने बनवाया था, जो एलोरा में स्थित चट्टान को काटकर बनाया था। और कैलाशनाथ मंदिर है जो कांचीपुरम में पड़ता है, उसका निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। और इसके अग्रभाग का निर्माण इनके पुत्र महेंद्र वर्मन थर्ड ने करवाया था। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर, सही ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर? तो ऑप्शन नंबर ए करिकाला, राजाराज, महेंद्र या विक्रम। तो चोल राजा कौन थे? राजाराज चोल। इन्होंने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी। इनका ये अंतिम अभियान माना जाता है, अंतिम विजय अभियान माना जाता है। मालदीव के द्वीपों पर जो विजय प्राप्त की थी, ये अंतिम विजय मानी जाती है। और बहुत ही शक्तिशाली, इस चोल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करते थे राजाराज चोल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? पुलकेशिन 2
बात की थी हमने पुलकेशिन 2 के बारे में। याद करो, नर्मदा नदी का युद्ध, नर्मदा नदी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जो पुष्यभूति या वर्धन वंश के जो शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, हर्षवर्धन और पुलकेशिन 2 के मध्य हुआ था नर्मदा नदी का युद्ध, पुलकेशिन 2 के मध्य। ये किस वंश के प्रख्यात शासक हुआ करते थे? चालुक्य वंश के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चालुक्य वंश के। और पुलकेशिन 2 की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? कई एग्जामों में पूछा जाता है पुलकेशिन 2 की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख पड़ता है कर्नाटक के अंदर, ऐहोल अभिलेख, कर्नाटक। दक्षिण भारत का ये राजवंश है जिसने लगभग 6वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य शासन किया था। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में स्थित है और इससे पुलकेशिन द्वितीय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ये पुलकेशिन 2 है, इनकी जो राजधानी थी वो बादामी राजधानी मानी जाती है, बादामी या वातापी राजधानी थी, बादामी या वातापी। वातापी शाखा या राजधानी मानी जाती है इनकी। चालुक्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे पुलकेशिन 2 और नर्मदा नदी का युद्ध हुआ था, ये 618 ईस्वी में हुआ था, जिसकी संपूर्ण जानकारी ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में मिलती है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है? हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था? हाथी गुफा अभिलेख शिलालेख ये किसके द्वारा? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी खारवेल, ऑप्शन डी हर्ष। तो ये जो हाथी गुफा शिलालेख है ये खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। खारवेल, खारवेल कौन था सर? ये कलिंग का एक राजा था, कलिंग का बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था खारवेल। ये जो हाथी गुफा शिलालेख है ये प्राकृत भाषा में वर्णित है, प्राकृत भाषा में वर्णित है। तो खारवेल के द्वारा इसका उत्कीर्ण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन, विद्यालय जो चोल वंश का संस्थापक था वो पहले सामंत था। विद्यालय जो चोल वंश का संस्थापक माने जाते हैं विद्यालय। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विद्यालय। ये किसके सामंत थे? सामंत। सामंत का मतलब क्या था? सामंत का मतलब था कि सर छोटे छोटे कोई भी राजा का जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे सामंतों में विभाजित हो गया। सामंत का मतलब छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया। इसका जो ये राजा के अंडर में आते थे सामंत, पर जो इनके जो सेनापति होते थे वो अलग अलग सामंत लेकर इनको कर देते थे। तो सामंतवाद की जो शुरुआत मानी जाती है सर्वप्रथम वो कनिष्क के काल में मानी जाती है। कनिष्क के काल में सामंतवाद की शुरुआत मानी जाती है। तो ये जो चोल वंश के संस्थापक था वो पहले सामंत किसका था? वो पहले पल्लवों का सामंत था, पल्लवों का सामंत था। नरसिंह वर्मन सेकंड, फर्स्ट, महेंद्र वर्मन थर्ड, इनका सामंत था विद्यालय जो चोल वंश का संस्थापक है। तो मुझे आशा है कि उम्मीद है ये जो आपको क्लास लगी बहुत ही अच्छी क्लास लगी होगी। शानदार प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हमारा आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और एनटीपीसी एएलपी और आरआरबी टेक्नीशियन का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।